गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। हम लोग बायोलॉजी का रिवीजन क्लास कर रहे हैं। कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? 150 तक। क्या आज 150 से आगे देखेंगे? तो आज पादप उत्तक देखेंगे, ठीक है। कुछ पढ़े हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आए या? ठीक। पहला क्वेश्चन है, पुराना जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है? किसका किसका? गोंद और रेजिन को कहाँ पे संग्रहित किया जाता है? पुराना जाइलम में। किसमें? पुराना जाइलम में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य को मतलब भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? सभी जगह पे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि भोजन तो सब जगह चाहिए। और क्या होता है फ्लोएम? ये एक तरफ चलता है या दोनों तरफ चलता है फ्लोएम? हाँ, फ्लोएम सब जगह चलता है, क्योंकि पत्ती में निर्माण होता है, वो सब जगह जाता है। ठीक है। और जाइलम सिर्फ ऊपर से नीचे जाता है, और नीचे से ऊपर जाता है। क्या क्या लेके जाता है जाइलम? जल और खनिज। और फ्लोएम का काम क्या है? ठीक, खाद्य पदार्थों को सभी जगह पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाएं पादप में संवाहनी उत्तक का भाग नहीं है? संवाहनी भाग का उत्तक नहीं है। संवाहनी किसको कहते हैं? जो संवहन करता है, जो संवहन करता है उसी को कहते हैं ना संवाहनी। ऑप्शन है कोलेनकाइमा, संवाहिका, वाहिका और पेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा कौन हो जाएगा? कोलेनकाइमा। कैसे होगा सर, थोड़ा बताइए तो। क्योंकि जाइलम का ही प्रकार है वाहिका, संवाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन। ठीक है। कितना प्रकार का जाइलम? कितने प्रकार का? 4 प्रकार का जाइलम। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? वाहिका, वाहिनिका। ठीक, वाहिका, वाहिनिका। जाइलम तंतु और जाइलम पेरेन। ठीक है, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा। तो देखिए पेरेनकाइमा आ गया ना इसमें, तो एक कौन बच गया? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा छांटा गया है। ठीक। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाते हैं? कौन जो है जाइलम वाहिका को जलरोधी बनाता है? जाइलम तंतु। ऑप्शन ऑप्शन ले लीजिए, सेलुलोज, क्यूटिन, सुवेरिन और लिग्निन। लिग्निन कहाँ पे पाया जाता है पता है? स्क्लेरेन काइमा में पाया जाता है। स्क्लेरेन काइमा में पाया जाता है। लिग्निन का कार्य क्या है? वो कठोर बनाता है। क्या बनाता है? कठोर बनाता है। तो क्या चीज का हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं? नारियल का जो ऊपर वाला भाग होता है, अखरोट जो होता है, तो वो पानी से जंगरोधी बना, मतलब क्या बोलते हैं उसको? पानी को अंदर नहीं जाने देता है, ना ही पानी को बाहर आने देता है वो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो जलरोधी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक होता है। फ्लोएम जो है पौधे का संवहनी उत्तक होता है, जो डैश का परिवहन करता है। फ्लोएम किसका परिवहन करता है? किसका करता है? खाद्य पदार्थ का, यानी पोषक तत्वों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है, जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? उसके अस्तित्व को संभव बनाया। सबसे पहले क्या दिया है? जटिल। पहला चीज दिया ना जटिल, और क्या बोला है? ये जो स्थलीय वातावरण को उनके अस्तित्व को संभव बनाया। ऑप्शन लीजिए, दृढ़ उत्तक, विभाज्य उत्तक, मृदु उत्तक, संवहनी उत्तक। बताइए। क्वेश्चन नहीं समझे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का, किसका? जटिल पादपों का। यहाँ पे एक चीज क्या देखें हम लोग? जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है, जिसने स्थानीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभाल कर बनाया है, मतलब संभाले रखा है। कौन होगा? दृढ़ उत्तक, विभाज्य उत्तक, मृदु उत्तक, संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक। हम बार बार जटिल उत्तक पे फोर्स कर रहे हैं। किस पे? जटिल कौन होता है? जाइलम और फ्लोएम। हम लोग सबसे पहले क्या देखें? पादप कितने भागों में? पादप उत्तक कितने भागों में? 2। कौन कौन?
एक हो गया विभाजकीय हाँ, विभाजकीय ऊतक और एक अस्थायी अस्थायी ऊतक। तो विभाजकीय ऊतक कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? शीर्ष अंतर्वेश्य पार्श्व शीर्ष, अंतर्वेश्य और पार्श्व। अब आ जाएंगे हम लोग किस पे? अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक भी 2 भागों में। कौन कौन? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक में 3, कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा यानी पीसीएल। बाकी 2 बचा कौन? जाइलम और फ्लोएम। वो कहाँ चल गया? जटिल में। तो वही जटिल जटिल बार बार वो बोल रहा है, तो जटिल में चल जाएंगे। संवहनी ऊतक है कि नहीं? वो दोनों संवहन करता है कि नहीं? अगला क्वेश्चन, समानतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो पहले कारण बता सकते हैं इसका क्या क्या? ठीक है, तो ऑप्शन ले लीजिए। ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिका की उपस्थिति होती है। क्या ये सही है? ठीक है। गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। ये सही है। हाँ, वो गति नहीं करता, उसको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं। ठीक है। पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषण करते हैं। आपको क्वेश्चन के अनुसार ये समझना है, ये तो स्वयं तो भोजन तैयार करता है, तो क्या इसी के कारण इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है? उसके लिए तो नहीं। वो क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं ऊर्जा का जरूरत पड़ता? क्योंकि मृत कोशिका है, वो ज्यादा खाना क्या करेगा? पहला चीज तो इसलिए उसको ऊर्जा चाहिए ही नहीं चाहिए। दूसरा, वो चलता बुलता नहीं है, तो उसके लिए भी ऊर्जा नहीं चाहिए। यही दोनों। श्वसन के दौरान पादप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है। कौन कौन? ऑक्सीजन भी मुक्त करता है और भोजन स्वयं संश्लेषण करता है। अब ऐसा नहीं कि अब ये चीज करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऊर्जा का जरूरत है। सो बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। सो निम्नलिखित में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? कौन होते हैं पुराने जाइलम में? ठीक है, गोंद और रेजिन। रेजिन को ही क्या कहते हैं? रॉल। क्या कहते हैं? रॉल। तो रॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होती है। कहाँ? पुराना जाइलम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादकों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर है इतना भयानक दिया है। ठीक है, क्या दिया देखो, पढ़ देते एक बार। ठीक है। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? अपशिष्ट उत्पादकों का संग्रहण करने के लिए किस स्थान का उपयोग करता है? फ्लोएम फाइबर, मूल रोम, रक्षक कोशिकाएं और वास्तविक उल्टा है। इसका आंसर दिया वास्तविक उल्टा। बताइए तो कहाँ कहाँ अपशिष्ट पदार्थ का कहाँ पे रहता है? कहाँ? पुराना जाइलम में। और कहीं देता है? और कहीं? हाँ, पत्ती में भी अपशिष्ट पदार्थ को रोका जाता है। और एक राजधानी। कहाँ कहाँ पे? राजधानी, पत्ती यहीं पे अपशिष्ट पदार्थ को संचित किया जाता है। एक क्वेश्चन है जो ग्राफ में दिया गया है, ग्राफ में यानी कि फिगर पे दिया गया है। ठीक है, वो दिया है फ्लोएम और जाइलम के बारे में। तो फ्लोएम जो है एक तरफ जाता है या दोनों तरफ? दोनों तरफ। तो ऑप्शन में आपके पास ऐसा प्रतीत होगा, ऊपर नीचे दोनों जाता है। जबकि जाइलम नीचे से ऊपर, तो ऐसा प्रतीत होगा। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में चर्चा किया, जहां पे ये ऑप्शन होगा वही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जल के परिवहन में कार्य नहीं करता। पहले जाइलम का कितने भाग? 4 भाग। तो उसमें जाइलम तंतु जो होता है वो परिवहन, जल का परिवहन नहीं करता है। जाइलम तंतु जो है वो जल का परिवहन नहीं करता है। ये क्वेश्चन देखिए और समझिए। डैश रूट एपेक्स की लगातार विभाजन होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। मतलब एक कोशिका लगातार विभाजित होते गया है, उसको दर्शाया गया है। तो वो कौन सा ऊतक है? ऑप्शन है अंकुरन, परिपक्वता,
हार्मोनल और मेरिस्मेटिक विकास। कौन हो जाएगा? मेरिस्मेटिक विकास। क्या होता है मेरिस्मेटिक विकास? विभाज्य उत्तक। तो वही विभाजन के बारे में बोला है, तो वही उसी का विभाज्य होता है और विभाज्य होके क्या बनता है? अस्थायी उत्तक। लास्ट में क्या बन जाता है? वो अस्थायी उत्तक। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर एवं दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। कौन बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में किसके कारण बनता है? तो लिग्निन के कारण। अगला क्वेश्चन, एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादकों को कहां संग्रहित करता है? हाँ, ऑप्शन दे दें। पुराने जाइलम में, पुराने जड़ों में, अंतरकोशिकीय में और छाल की उत्तक में। पुराना जाइलम में। ठीक है। लंबा लंबा ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गौण और रॉल पौधे के किस भाग में संग्रहित होता है? पुराना जाइलम में। ठीक है। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? जाइलम का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ले लीजिए। वाहिका, वाहिनिका, मृदुत्तक, सहचार कोशिका। कौन हो जाएगा? सहचार कोशिका। कैसे जाने? मृदुत्तक जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा। हाँ, और वाहिका वाहिनिका। ठीक है। मृदुत्तक का मतलब क्या हुआ? उसका हिंदी इंग्लिश क्या होता है? पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा तो पाया ही जाता है उसमें। और वाहिका और वाहिनिका तो हम लोग जाने रहे थे पहले से। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम का कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होता है? हम लोग तो जानते थे कि भोजन तो संग्रहण होता है, जाइलम के द्वारा पहुंचाया भी जाता है, लेकिन उसमें भी पूछ दिया गया क्या? किसमें? तो बताइए। तो हम लोग कभी पढ़े थे, पैकेजिंग के बारे में पढ़े थे। कौन करता है? तो भाई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? मतलब पशु का उत्तक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दें। त्वचीय उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, मेरिस्मेटिक उत्तक। मेरिस्मेटिक उत्तक किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम होता है? ठीक है, जाइलम। मृदुक उत्तक और स्थूल उत्तक डैश उत्तक के प्रकार है? किसका है बताइए? ऑप्शन दे दे क्या? मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक किस उत्तक का उदाहरण है? ठीक है। संवाहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक, जटिल उत्तक, सरल उत्तक। जटिल उत्तक। ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक हुआ ना? सरल अस्थायी उत्तक। और वो क्या था? जटिल। सरल अस्थायी उत्तक में कौन कौन आता है? ठीक है। तो वह मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक आ गया इसी में। ठीक है। तो सरल अस्थायी उत्तक में आ जाएगा ये। डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। कौन संवहन पुल बनाते हैं? संवहन कौन कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अरे वही संवहन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज का वहन करना। तो कोई पानी लेता है, कोई खाद्य पदार्थ को लाता लिखता है। कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कोनों पर। कोनों पर बताइए। ठीक है। कौन होगा? कोलेनकाइमा। ठीक है। कोलेनकाइमा को और हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी से पता चल जाएगा वो। ठीक है। उसका नाम होता है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक। ठीक है। तो वह कौन पे पाया जाता है? पौधे में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है। किसके कारण? कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा में स्थानीय अंतर्वेशीय स्थान ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है? स्क्लेरेनकाइमा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां जिस हाँ मजबूत है, यानी कि कठोर है। कठोर है मतलब क्या? उसका घनत्व तो ज्यादा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है।
हाँ, ऑप्शन ले लीजिए। कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है, मतलब किसके कारण, ठीक है। ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। सेल्यूलोज और पैक्टिन, पैक्टिन और काइटिन, सेल्यूलोज और काइटिन, और सिर्फ सेल्यूलोज। पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण, सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण। अगला क्वेश्चन, सीव ट्यूब और सकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए? पहले ये बताइए, सीव ट्यूब और क्या बोले, सकोशिकाएं, ठीक है, ये दोनों किसका उदाहरण है? फ्लोएम का। अब ऑप्शन में दिया गया क्वेश्चन, अब ऑप्शन जो दिया है उससे पकड़िए, ठीक है। पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधे में भोजन, पौधे में सूर्य के प्रकाश। फ्लोएम आ गया ना। फ्लोएम क्या करता है? पौधे में भोजन इधर उधर करता है, तो वही हो जाएगा। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी हो जाती है, किसके कारण? लिग्निन और पैक्टिन। हम किसका पूछे? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक किसको कहते हैं? हाँ, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा क्यों मोटी होती है, क्यों मजबूत होता है? लिग्निन के कारण। और अगर पूरा पौधे पूछ दिया जाए तब हो जाएगा वो जो अब सेलुलोज और पैक्टिन बोल रहा है। डैश के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, किसके कारण? लिग्निन के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक नहीं है? सरल स्थायी उत्तक नहीं है। ऑप्शन लीजिए, कोलन काइमा, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, कैम्बियन और जाइलम। कैम्बियन, ठीक है। कैम्बियन के बारे में कुछ पता है? नहीं पता है, इसलिए मार दिए, ठीक है। ठीक है, हम क्या बोले? सरल अस्थायी उत्तक। तो बताइए, तो जाइलम सरल अस्थायी उत्तक है? तो जटिल है, तो जिसके बारे में कुछ सुनने नहीं किए उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो जानते हैं कम से कम उस पे तो 100% हो रहे हैं हम लोग। तो क्या देखें हम लोग? जाइलम जटिल उत्तक है, वो सरल तो है नहीं, तो जाइलम होगा इसका, ठीक है। कंफर्म, तो जो चीज को जानते हैं उसको तो मार सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन, डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है। डैश सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, ठीक है। मृदु उत्तक, स्थूल उत्तक, जाइलम और दृढ़ उत्तक। जाइलम, तो वो क्या है? जटिल है, बाकी सब सामान्य है। इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, जानते ही होंगे। कोलन काइमा, पेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा और जाइलम दिया है। अभी क्वेश्चन को हटाते हैं, सब कितना कितना क्वेश्चन दे दिया है एक ही चीज। फिर जाइलम कहां तक दे दिया है? जाइलम, अच्छा चलिए। पौधे के तनों में छल्ले के रूप में पाए जाने वाली आकृति, छल्ले के रूप में पाए जाने वाली आकृति, छल्ले किसको कहते हैं? ठीक है, बताइए सर। जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन सा उत्तक है? ऑप्शन है, लिटरल मेरिस्मेटिक उत्तक, कैम्बियन, एपिकल मेरिस्मेटिक उत्तक और वर्टिकल मेरिस्मेटिक उत्तक। लेटरल का काम क्या है सर? बताइए। मोटाई में वृद्धि करना। एक होता, हिंदी में हम लोग क्या क्या देखते हैं? शीर्षस्थ, उसके बाद पार्श्व और एक अंतर्वेशीय। शीर्षस्थ का काम क्या है? लंबाई मतलब ऊपर और नीचे बढ़ाना। हाँ, ऊपर और नीचे बढ़ाना, मतलब जड़ को नीचे ले जाएगा और ऊपर का भाग को बढ़ाएगा, वो कौन है? शीर्षस्थ। उसके बाद अंतर्वेशीय। पहले अच्छा ठीक है, अंतर्वेशीय बताइए। अंतर्वेशीय हो गया सर, जो टहनी होता है, हाँ, टहनी के बीच में मोटाई। हाँ, मतलब एक तो हम लोग शीर्षस्थ देख लिए, ऊपर और नीचे, क्या खाली यही दो भागता है? और भी तो बड़ा होता है, बाकी जो बीच बीच में स्थान होता है उसको कौन बढ़ाता है? अंतर्वेशीय। हाँ, और पार्श्व उत्तक का काम क्या है? मोटाई को बढ़ाना, और उसी का चर्चा किया है, और उसी का नाम क्या है? लिटरल। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? कौन करेगा? जाइलम। ठीक है। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ले लीजिए। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्मेटिक। ठीक है, मेरिस्मेटिक के अंतर्गत अस्थायी भी आ जाता है और कौन कौन आता है? अस्थायी और अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? मेरिस्मेटिक, मतलब वहां मेरिस्मेटिक से मिलकर क्या बना? वो आगे चलकर क्या बना? अस्थायी ऊतक। वही चीज का चर्चा कर रहा था। मेरिस्मेटिक से क्या बना? अस्थायी। और बाकी तो सब मेरिस्मेटिक का ही एग्जाम्पल दे दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन, डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पाद करता है। ठीक है। ऑप्शन मृद्युक ऊतक या पेरेनकाइमा ऊतक। ठीक है। कोलेनकाइमा ऊतक, विभाजकीय ऊतक या जाइलम। कौन हो जाएगा? विभाजकीय ऊतक। वही एक करता है, बाकी सब अस्थायी में आ जाता है। डैश के कारण जड़ तथा तने में, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। घेरे में वृद्धि होती है, बताइए। घेरे में हाँ, पार्श्व मतलब उसका मोटाई में बढ़ेगा तो कौन हो जाएगा? पार्श्व विभाजक के ऊतक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लेटरल। ठीक है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? ठीक है, लेटरल या पार्श्व विभाजक के ऊतक। पार्श्व ऊतक, विभाजक के नहीं लगेगा, लग जाएगा ना। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? क्या है? कोशिका विभाजन में कौन हो जाएगा? विभाजक के ऊतक। एक ही को तो वही है, ये है। डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना है? हाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम। फ्लोएम जो है वो जीवित कोशिका का है, और वो भी जाके जाइलम में भी है। 3 गो जीवित है, एगो उसमें भी मरल पा जाता है। बहुत बड़ा लफड़ा है, क्या बोले। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? किसके कारण? स्क्लेरेनकाइमा के। पूरा कंफ्यूज लगता होगा ना इस चैप्टर से? आप लोग को लगता होगा ना? अच्छा, एक दिन समझाएंगे इसको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को तो हो गया ना। डैश की कोशिकाएं मृत होती है? ऑप्शन लीजिए। वायुत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूल उत्तक और मृद उत्तक। दृढ़ उत्तक। देखिए 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं? स्थूल। हाँ, मृद उत्तक। ठीक है। उसके बाद कौन आता है? कोलेनकाइमा। कौन? स्थूल कौन ऊतक? एक क्या बचा? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन को क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक। तो वही जो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा वो जीवित ऊतक का रहता है, बाकी स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका का बना है। ये तीनों में। और उधर जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम जो होता है वो होता है मृत। ठीक है, जाइलम होता है मृत, फ्लोएम होता है जीवित। जाइलम कैसे याद रखेंगे? जल गया यानी कि मर गया, खत्म हो गया। ठीक है। अगला, पादप कोशिका भित्ति किससे बने होते हैं? हाँ, सेलुलोज पैक्टिन। सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है। ठीक है। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? खाद्य पदार्थों को पहुंचाना। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? एक ही बताइए है। कौन है? विभाजकीय ऊतक। निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? किसका? अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन दे। रक्त
जाइलम, त्वचा, हड्डी, सर इनमें से कोई नहीं। सर इनमें से कोई नहीं सर। और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है रक्त, हड्डी, जाइलम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई जाइलम। जाइलम जाइलम। जाइलम। अरे जटिल है। अस्थायी उत्तक दो भागों में बांटा गया है, एक सरल और एक जटिल। जटिल। और अस्थायी उत्तक के अंतर्गत वो नहीं आया, तो हम अस्थायी उत्तक पूछे। यहाँ जटिल और सरल हम थोड़ी पूछे हैं। जब है वर्ड तो लिया है, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं दिया, अभी तक पढ़ा था क्वेश्चन, नहीं सर। तो जब देखे तो थोड़ा सा घुमाओ दिमाग इधर उधर, समझ में आ जाएगा। तो हमें तो घुमावे किए थे, सोचा तुम ठीक है, लेकिन आंसर खाली सही नहीं दे पाया। दृढ़ उत्तक डैश से बने होते हैं। दृढ़ उत्तक डैश से बने होते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। ठीक है, WBC निर्जीव कोशिका, RBC जटिल कोशिका। निर्जीव से, क्योंकि दृढ़ उत्तक क्या कहलाया? हाँ, पहले जाना स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा किससे बना है? मृत कोशिका से, तो इसलिए निर्जीव हो जाएगा। ठीक, हो गया हम लोग का जाइलम फ्लोएम खत्म। ठीक है, अब आते हैं निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? ऑप्शन लाइपेज, इमाइलेज, टाइलिन और पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। तो बताइए तो प्रोटीन को पचाने वाला कुछ एंजाइम का नाम। प्रोटीन का एक तो पेप्सिन हो गया, पेप्सिन, उसके बाद टेनिन, अच्छा रेनिन, ठीक है। हाँ, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन। कौन कौन करता है? याद रखिएगा, पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ से निकलता है? अमाशय से। याद ऐसे, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एक तरह लगता है सुनने में। पेप्सिन कहाँ से? अमाशय से। ट्रिप्सिन अग्नाशय से। ट्रिप्सिन अग्नाशय से। इरिप्सिन छोटी आंत से। इरिप्सिन छोटी आंत से। रेनिन, रेजिन आपका तो वहां से, रेनिन भी निकलता है अमाशय से। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन कहां से? अमाशय से। एक आ गया ट्रिप्सिन, अग्नाशय। ट्रिप्सिन अग्नाशय से। और एक इरिप्सिन, इरिप्सिन छोटी आंत। छोटी आंत से। कहां से? छोटी आंत से। और सब प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब पेप्सिन जो एंजाइम है कहां से निकलता है? अमाशय से। अमाशय से, और अमाशय से ही HCl निकलता है और वो उसको सक्रिय करता है। HCl जो है किसको सक्रिय करता है? पेप्सिन को। रेनिन को वो, हाँ, वो वहां से निकलता है। ऐसे HCl बहुत सारे एंजाइम को सक्रिय करता है। अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो किसको करता है? पेप्सिन को। तो रेनिन किसको पचाता है? किस प्रोटीन को पचाता है? हाँ, रेनिन जो पचाता है दूध को पचाता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। तो पचाएगा वो केसिन को ही। ठीक है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? सूचना स्रोत, सूचना कौन देता है प्रोटीन निर्माण में? DNA। कौन देता है? DNA। सूचना कौन देता है? DNA। और निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। सूचना कौन देता है? DNA। ठीक है, डैश वसा के पाइसीकृत में सहायक होते हैं। डैश वसा के पाइसीकृत में सहायक होते हैं। ऑप्शन HCl, विटामिन K, पेप्सिन और पीत लवण। पीत लवण, पीत लवण। तो क्या यहाँ से क्या सीखे हम लोग? क्या पूछे? वसा। वसा को पाइसीकृत कौन करता है? पीत लवण। पीत लवण कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? यकृत से। ठीक है, कहां से निकलता है? यकृत से। और जमा कहां होता है? पित्ताशय में। ठीक है, अब बताइए वसा को पाचन कौन करता है? हाँ, वो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है, कौन करता है? क्या? हाँ, लाइपेज नामक एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लीय और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होता है। मतलब इतना चीज जो वो करता है, जैसे कि
प्रोटीन, प्रोटीन को पचा के अमीनो अम्ल में बदलता है, ऐसा करता है ना। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है और वसा को वसीय अम्ल में जो बदलता है। और इतना सब जो लास्ट में जो काम करता है वो एंजाइम कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। सभी पाचन लास्ट रूप में कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। तो यहाँ पे दिया आंतरस, कहाँ से? आंतरस। तो आंतरस मतलब छोटी आंत का जो रस है वही। अगला, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या क्या बोले? C6। ठीक है, तो थोड़ा सा रेशियो बता दीजिए तो। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। 1 हाँ, 1 2 1। ठीक है। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। कौन पचाता है? रेनिन। रेनिन कहाँ से निकलता है? अमाशय से। ठीक है। मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग करता है? कैलोरी। किसका? कैलोरी का। बाकी सब जूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक जैविक उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम, खनिज, हार्मोन, विकिरण। कौन हो जाएगा? एंजाइम। ठीक है। फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा पाए जाते हैं? फलों में फ्रुक्टोज, दूध में लैक्टोज। हम यहाँ पूछ रहे हैं क्या? शर्करा, वो प्रोटीन है शर्करा जिसके कारण मीठा लगता है। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग? फलों में फ्रुक्टोज, उसके बाद दूध में लैक्टोज, उसके बाद चीनी में सुक्रोज। तो आप लोग बताइए गन्ने के रस में सुक्रोज, उसी से बनता है। ठीक है। अच्छा, माल्टोज, माल्टोज भी ऑप्शन में है। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं ना भोजन में, उसमें। ठीक है। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? सर बताइए सर। पादप में, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व। हाँ, ऑप्शन लोहा, कार्बन, मैग्नीज, नाइट्रोजन। कौन हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक। मानव शरीर में मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? ऑप्शन, हाँ ठीक है, उसका जो मुख्य हिस्सा होता है वो पानी का। मतलब शरीर में देखते हैं कितना परसेंट, 60 से 70% तो पानी ही रहता है। वही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? छोटा तत्व है, मतलब माइक्रो तत्व है। एक होता है वृहत, एक होता है अणु। तो वृहत तत्व कौन सा नहीं है शरीर के लिए? विटामिन, वसा, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट। हम पूछे कि निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन में विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो अम्ल है। सर अमीनो अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट आप जब पढ़े होंगे तो हम लोग क्या क्या देखे थे? एक देखे थे प्रोटीन, प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट, एक वसा। ये सब क्या है? वृहत है। कौन कौन था? हाँ, यहाँ पे टूटा हुआ बारे में नहीं पूछ रहा कि शरीर में किसकी आवश्यकता कम है, अमीनो अम्ल की आवश्यकता कम है। जब प्रोटीन इतना चाहिए तो अमीनो अम्ल से ही मिल के बना है वो, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। तो अणु में सूक्ष्मतम में कौन कौन आता है? एक आता है वाटर, एक आता है विटामिन, और एक क्या आता है? खनिज, खनिज लवण आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? विटामिन। तो विटामिन हो जाएगा। वृहत में 3, वृहत में 3 कौन कौन? वसा, और सूक्ष्मतम में जल। ठीक है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करते हैं उसे डैश कहते हैं? ऑप्शन लीजिए, केंद्रक, लयनकाय, जीन और गुणसूत्र। जीन, जीन। डीएनए का, डीएनए को, वो कोशिका को नियंत्रित करता है सर। तो डीएनए में
डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप बताइए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या क्या एक भी बोला क्या क्या लगे, सब सही नहीं बोला, इतना तो सुनाई पड़ा। अगला क्वेश्चन, बालों का रंग डैश के कारण होता है? मेलानिन के कारण। जबकि हम लोग का चमड़ा का रंग मेलानिन के कारण। बालों का भी रंग और मेलानिन चमड़ा का भी रंग मेलानिन के कारण। एंजाइम मूलतः डैश होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। अभी तो हम लोग पढ़े थे, कौन? जीन। वही जानकारी देता है प्रोटीन के बारे में। अगला क्वेश्चन, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। जीन। कौन हो जाएगा? जीन। यहाँ ऑप्शन में दे दिया वंश। देखते हैं क्या क्या लिख दिया है। आरएनए का पूर्ण रूप? ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव तत्व में ऑक्सीजन, जबकि पादप में पूछे तो कार्बन। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन दे? एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, इनमें से दो और इनमें से सभी। एंटीबॉडी एंड एंजाइम। इनमें से दो सर। इनमें से दो आपके अनुसार? सर ऑप्शन ही वाला। हाँ, एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, इनमें से दो, इनमें से सभी। दो तो कंफर्म है। दो है सर। एंटीबॉडी का सर दो कौन कौन? एंटीबॉडी और एंजाइम। एंटीबॉडी और तो कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? कोशिका झिल्ली एक बार बता दीजिए किससे बना होता है? तो प्रोटीन नहीं आया सर, तो सभी हो जाएगा। हाँ, तो एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका। इतना कंफ्यूज क्या है सर? पता है आपको तो। अच्छा कोई बात नहीं। एंटीबॉडी भी प्रोटीन का ही बना है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? कौन हो जाएगा? केसिन। ठीक है, और ये हम लोग 292 तक हो गया। 150 से स्टार्ट किए थे ना, लेकिन अब आ जाएंगे हम लोग जेनेटिक्स में। किसमें आ जाएंगे? जेनेटिक्स। 300 तक कर दें क्या? हाँ सर। ठीक है, चलिए। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडले बोले सर, हम उससे पहले कुछ बोल रहे अच्छा ठीक है। कौन? हैं। हम ग्रेगर। अच्छा ठीक, ग्रेगर मेंडल बोलना चाहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म क्या हुआ था? 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में। उसने जो अनुवांशिकी का खोज किया, किस पौधे का यूज किया था? मटर का पौधा। वो भी मटर का पौधे कौन वाला? उद्यान वाला। कौन सा? उद्यान वाला। मटर का पौधा का ही यूज क्यों किया? क्योंकि वो जल्दी उगता था। जल्दी उगता था। ठीक है, और बहुत प्रकार का उसमें गुण देखा गया। अगर मनुष्य से करता तो कुछ और हो जाता, पते है। ठीक है, हाँ, बहुत वेट करना पड़ता है। ग्रेगर का जो पोता है वो सब कुछ निकाल पाता क्लियर कि हाँ क्या क्या इसमें आया और क्या क्या नहीं आया। बाकी और समस्या था, उसका मन से कोई चलता, वो जो बोलता है उसके अनुसार चल सकता था। तो क्या दिनेश, सही बोले कि ना? ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, सही कथन का पहचान करें। सही कथन का पहचान करें। पहला, X गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। सही है गलत? क्या हो सकता है? ठीक है, 23। तो इसका ऑप्शन डी में वही है, 23X 23Y। बताइए, माता में क्या पाया जाता है? XX गुणसूत्र, और पिता में XY। ठीक है,
ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या माता और पिता में अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है? समान होता है, ठीक है। ऑलोसोम अलग 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 अलग। ऑलोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? कौन कौन आता है उसमें? एक्स वाई और एक्स एक्स। मतलब अगर पूछा जाए पुरुष में अगर ऑलोसोम पूछा जाए तो कौन होता है? एक्स एक्स। और महिला में एक्स वाई। सॉरी, पुरुष में एक्स वाई, ठीक है, पुरुष में एक्स वाई ऑलोसोम और महिला में फिर एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स। आप चुप रहिए, ठीक है, आप हमको भी कंफ्यूज करते हैं। आप इधर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, ठीक, जीन डैश की गतिविधियों के माध्यम से लक्षण को नियंत्रित करता है। किसके कारण वो जीन जो है, किसके कारण जो है गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ले लीजिए, गुणसूत्र, इंजाइम, हार्मोन, इनमें से दो। हार्मोन के कारण, ठीक है, हार्मोन से ही उसको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधे के लिए क्या फिनोटाइप्स अनुपात मिला? फिनोटाइप्स पूछा है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए सर। फिनोटाइप्स क्या बोले? ठीक, फिनोटाइप क्या हो गया? 9:3:3:1। और उसके बाद जीनोटाइप में 1:1:2:1:2 ठीक, क्या हो जाएगा? 121 242। क्या होता है ये पता है? नहीं ना पता है? हाँ पता होगा, बनाना पड़ेगा। एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप किसको कहते हैं? फिनोटाइप किसको कहते हैं? फिनोटाइप्स कहा जाता है जो बाहरी गुण को हम देख सकें, उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप्स। एक होता है जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स क्या होता है? जो अंदर का गुण रहता है, अंदर का गुण जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक, छोड़िए वहां तक रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे ही पूरा कंफ्यूज होंगे, अभी और कंफ्यूज चाहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे पौधे जिसका क्या है? टी, बड़ा टी और एक छोटे पौधे छोटा टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे लंबे होने का क्या कारण है? क्योंकि वो उसमें एक बड़ा है सबसे। ऑप्शन क्या है? क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होते हैं। बड़ी थी। देखिए, प्रभावित होता है, एक होता है अप्रभावित। प्रभावित में पहले हम लोग क्या चीज लेते हैं? अगर वो पौधा किसका लिया? मटर का, तो मटर का पौधा में क्या क्या मिला? पहले एक मटर का पौधा हम लोग अगर तैयार करेंगे तो क्या क्या चीज चाहिए? पहले बीज चाहिए। बीज से क्या बनेगा? पौधा बनेगा, पौधा भी बनेगा। उसके बाद फिर फूल बनेगा, फूल भी जरूरत है, और एक फल। ये 4 चीज का जो है ना, 4 चीज को लेकर वो तैयार किया। तो पौधे में सबसे पहले हम लोग बीज देखेंगे। बीज का हम लोग क्या क्या चीज देख सकते हैं? सबसे पहले उसका कलर देख सकते हैं। आप लोग भी देखे होंगे बीज कितने प्रकार का? आप लोग 2 प्रकार का मटर देखे होंगे। कौन कौन? हरा और पीला, ठीक है। आकार भी देखे होंगे उसका, एगो चेप्टा हुआ था और एगो गोल रहता है, तो 2 हो गया, तो 2 तरह का। उसके बाद उससे क्या बना? पेड़ बना। तो उसमें क्या देखेंगे? एक ही चीज, खाली लंबाई या बौनापन, यही ना देखेंगे। हो गया। आगे चल के क्या बनेगा? फूल बनेगा। फूल में भी 2 प्रकार का, एक उसका आकृति, मतलब किस तरह देखने में है वो, और एक उसका कलर। तो कलर हम लोग देखें पौधा में कौन कौन होता है? एक होता है सफेद, एक होता है बैंगनी, एक बैंगनी और एक सफेद। उसके बाद आकृति में क्या होता है? अक्षीय होता है और अत्यंत होता है, ठीक है, अक्षीय और अत्यंत। और उसके बाद अब देखते हैं उसका फल में हम लोग क्या देखते हैं? देखे होंगे कि एकदम हरा रहता है। मटर जो लेते हैं हम लोग, क्या मटर फल मतलब क्या? फली, उसका फली जिसको हम लोग खोल के खाते हैं। अरे उसको क्या कहते हैं हम लोग? छिलका नहीं, हाँ छिलका तो ठीक कहते हैं, नहीं पूरा नाम क्या है उसको? हम लोग क्या कहते हैं? मटर छिमली कहते हैं ना। वही चीज के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। छिलका नहीं, तो मटर छिमली के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है। तो उसका जो ऊपर वाला भाग है वो हरा रहता है, पीला भी रहता है। हरा रहता है, पीला भी रहता है। पहला
और दूसरा चीज क्या रहता है? सिकुड़ा हुआ सा हाँ, सिकुड़ा हुआ रहता है और एक खुला हुआ रहता है। तो इतना चीज के बारे में देखा गया। अब इसी में से जो पॉजिटिव चीज है वो, हाँ, पॉजिटिव चीज जो रहता है उसको प्रभावी कहते हैं, नेगेटिव चीज को अप्रभावी करता है। अच्छा, हरा मटर बढ़िया खाने में लगेगा या पीला वाला मटर खाने में? हरा वाला ज्यादा मीठा लगेगा। हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उसका बीज वाला, एक हरा बीज भी होता है, एक पीला बीज। तो उसमें से सबसे बढ़िया कौन है? पीला बीज वाला। तो वो हो गया पॉजिटिव। अब आप भी बताइए, गाछ लम्बा होने से फायदा है या बौना रहने से फायदा है? लम्बा। तो पॉजिटिव कौन हो गया? लम्बा। तो लम्बा ले लिए। उसके बाद फूल बढ़िया वाला कौन है? सफेद वाला या बैंगनी वाला? बैंगनी उसके लिए वहां पे, हाँ, उसके अनुसार बैंगनी अच्छा है। तो अगर एक सफेद फूल और बैंगनी फूल से अगर क्रॉस कराए तो बढ़िया कौन होगा? बैंगनी वाला। तो जो प्रभावी होगा वही चीज निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक लंबा पौधा एक छोटा पौधा को लिया तो कौन पौधा निकलेगा? लंबा पौधा निकलेगा। वही चीज दर्शाया गया है। ठीक है। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक माना जाता है? किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। सामान्य मनुष्य की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं। जनन कोशिका में 23 माता 23 पिता। ठीक है, 23 जाता है। हाँ, जनन कोशिका में 23 और मानव की कोशिका में 46 या 23 जोड़ा बोल सकते हैं। व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश के द्वारा होते हैं? किसके द्वारा होते हैं? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ले लीजिए। जर्म कोशिका, ऑटोसोम, ओलोसोम, आरएनए। रिपीट, डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? ओलोसोम। हम क्या बोले? ओलोसोम 2 रहता है पुरुष के पास, 2 रहता है महिला के पास। तो पुरुष के पास क्या रहता है? एक्स और वाई, और महिला के पास एक्स। इधर दोनों का सेम रहता है। अब देखिए, यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स आया तो क्या होगा? महिला, और यहाँ का वाई और यहाँ का अगर एक्स आ गया तब पुरुष। तो लिंग निर्धारण का कौन मुख्य भूमिका निकाला? यही सब दोनों ना, यही सब दोनों ना। तो ओलोसोम बला गया ना। ओलोसोम में 2-2, ऑटोसोम में 22-22। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? अभी जितना कुछ बताएं। ठीक है, पत्ती के बारे में। ठीक है, पत्ती के बारे में नहीं किया। अगला क्वेश्चन, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग के तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का पहचान करें। सही कथन का पहचान करें। ऑप्शन दें, बढ़िया से समझिए। प्रारंभ में पौधे पर निषेचन किया गया, उसके बाद स्वर निषेचन। पहला ऑप्शन क्या है? पहले पर निषेचन फिर स्वर निषेचन। क्या हुआ इसका मतलब? नीचे में एक और है स्वर। 2 पौधा, कितना? 2 पौधा। पहले लिया एक्स वाई, क्या लिया? पहले लिया बड़ा टी और इधर लिया छोटा टी। तो बताइए, पर निषेचन, पर मतलब दूसरे का, इसका दूसरा, ये भी दूसरा पौधा है ना। तो दोनों मिलके क्या बना? टी, ये बना ना। और यहां से फिर जब किया तो क्या किया? यहां से क्या लिया? यहां से 2 लिया स्व निषेचन। यही, ये भी बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, मतलब अपने से लिया है। दोनों देखिए सेम है ना। तो ये अपना से लिया तो स्व निषेचन। तो पहले क्या लिया था? पर निषेचन, उसके बाद स्व निषेचन। टाइम हो गया क्या? अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में हाँ ठीक है,
मटर का पौधा, ठीक है। कौन सा मटर का पौधा? ऑप्शन देख लिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया? उद्यान मटर, गुलाब का पौधा, लिली और मिर्च। खैर ऑप्शन में तो एक ही का दिया, क्या दिया है? उद्यान का पौधा, ठीक है। मटर का पौधा, उद्यान मटर का पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण को आनुवंशिकी को नियंत्रित करता है? हाँ, ऑप्शन ले लीजिए। केवल पिता के डीएनए, केवल माता के डीएनए, प्रोटीन और माता और पिता के डीएनए दोनों। गुण जो होता है ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पिता का ही जाएगा या फिर माता का ही जाएगा। बहुत आप लोग देखेंगे कि इसका फेस किससे मिलता है? माता से। और इसका चरित्र कैसा है? पिता की तरह, ठीक है। होता है सब, तो वही चीज। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे के उनके विप्रयासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया, यानी कि उसके लक्षण पर कुछ प्रयोग किया। उनमें से कुछ निम्न ऐसे हैं, जैसे कि एक गोल मटर को लिया और झुर्रीदार बीज, मतलब गोल और झुर्रीदार बीज का प्रकार है। क्या कहा? गोल और झुर्रीदार। गोल तो जान है, झुर्रीदार कौन? थोड़ा चिपटा हुआ रहता है, वो दोनों लिया, ठीक है। एक लिया लंबे और एक छोटे पौधा लिया, एक लिया सफेद और एक बैंगनी फूल लिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है? अप्रभावी, जिसका प्रभाव नहीं रहेगा। अब देखिए, गोल और झुर्रीदार में अप्रभावित कौन रहेगा? झुर्रीदार। गोल बढ़िया रहता है, झुर्रीदार खराब रहता है, तो अप्रभावी कौन होगा? झुर्रीदार पहला। लंबे और छोटे पौधे में पूछा जाए कि अप्रभावी कौन है? छोटा, क्योंकि प्रभावी होगा बड़ा, ठीक है। उसके बाद सफेद और बैंगनी फूल में बढ़िया कौन होता है? तो अप्रभावी कौन होगा? सफेद। तो वही तीनों जहाँ पे ऑप्शन में रहेगा, कौन कौन? झुर्रीदार, छोटा और सफेद। हाँ, झुर्रीदार, सफेद और छोटा, जहाँ पे रहेगा वही मारेंगे। दिया झुर्रीदार, छोटा और सफेद, डी नंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे बड़ा टी, ठीक है, और एक बोने पौधे छोटा टी के साथ संकरण कराया गया। पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? जीनोटाइप 3:1। जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप होगा 1:2:1। क्या होगा? जीनोटाइप यहाँ लिया, यहाँ यही। चलिए यहाँ से इसको लिया, क्या निकले? बड़ा टी छोटा टी। उसके बाद फिर इससे इसको लिया, क्या निकला? फिर निकला क्या? बड़ा टी छोटा टी। उसके बाद इससे लिया, फिर यही बड़ा टी और एक बार तो दोनों मिलकर लेंगे तो बड़ा टी छोटा टी। क्या आएगा? बड़ा टी और छोटा टी, और फिर आएगा बड़ा टी और छोटा टी। और इसमें आप 2 बार करेगा तो क्या क्या निकलता है? एक निकलता है बड़ा टी, और एक यहाँ निकलता है छोटा टी, और 2 क्या निकलता है? 2 निकलता है छोटा टी, बड़ा टी, और एक बड़ा टी और छोटा टी। हाँ, बड़ा टी और छोटा टी। तो इसमें शुद्ध को देखा जाता है, शुद्ध को। जिस तो क्या क्या आया? एक यहाँ और बीच में 2, यानी कि क्या निकला? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब क्या निकला? हाँ, एक शुद्ध और बीच में अशुद्ध। लेकिन सब क्या है? मतलब ये है बड़ा, ये भी बड़ा, और ये छोटा, लेकिन ये शुद्ध निकल गया। इसको इसी को कहते हैं क्या? जीनोटाइप। और यही फिनोटाइप में क्या होता है? 3 गो बड़ा। फिनोटाइप में 3 गो बड़ा और 1 गो छोटा, ये हो गया फिनोटाइप। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जीनोटाइप का क्या होगा? 121, मतलब 1:2:1। अगर फिनोटाइप पूछता तो इसका क्या हो जाता? 3:1 होता है। बाहरी गुण है ना, हम लोग बड़ा देख लेते हैं आदमी का, बड़ा है। अब इधर का चलित इसका कैसा है थोड़ी जान पाएंगे हम लोग। क्या बोले सर?
अगला क्वेश्चन, मानव में लिंग गुणसूत्रों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? कितने युग्म मौजूद होते हैं? कितने युग्म मौजूद होते हैं? युग्म 2। युग्म तो एक ही हुआ ना, मतलब 2 को हुआ ना, तो युग्म एक ही हुआ, एक जोड़ा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो ये जोड़ा। अगर क्या लिंग गुणसूत्र मतलब ऑटोसम और ओलोसम, तो ओलोसम के बारे में बोल रहा है, वही ना निर्धारण करता है। ऑटोसम से कोई लेना देना नहीं बोला यहाँ पे। बहुत खतरनाक चैप्टर है। क्या बोले जी? छोड़ दे। मनुष्य में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। डैश द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन ले लीजिए, माता और पिता दोनों गुणसूत्र से, माता गुणसूत्र से, ऑटोसोम से, और पितृगुणसूत्र से। पितृगुणसूत्र से। अब देखिए इसमें क्या क्या है, XX और यहाँ पे XY, मतलब ये हमेशा तो यहाँ से X ही आएगा, चाहे जब भी आएगा। यहाँ से अगर X आया तो महिला, यहाँ से Y आया तो पुरुष। तो मेन रोल कौन निभा रहा है? पुरुष, पिता निभा रहा है ना, यही चीज। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दादा। कल क्लास होगा ना? ठीक है तो